हम आज पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। समझते हैं व्हाट द फॉरेन ट्रेड वाज। यहाँ पे मैंने एक नक्शा दिया है। दिस मैप इज ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैप है ये, राइट। पहली सदी का है। आज हम जो जी रही है 21वीं सदी में जी रहे, 21st सेंचुरी ना। उस जमाने में अगर आप देखो तो इंडिया वाज अ नेशन जिसके बॉर्डर्स पाकिस्तान ऑन वेस्टर्न साइड, और ऑन ईस्टर्न साइड अगर आप देखो तो इवन म्यांमार, बर्मा, जावा, सुमात्रा तक फैलते थे। बट इंडिया, द मेन लैंड इंडिया जो आप आज देख रहे हो, उसमें काफी कुछ प्रोड्यूस होता था। यहाँ पे आपको उस जमाने के मैप में अगर आप देखोगे तो उस जमाने में रोमन अम्पायर का मैप भी आपको दिखेगा, राइट, जो आपको रेड से दिखाया गया है। और वहां पे रोमन अम्पायर में अगर आप देखोगे, राइट, जो डॉट किया गया है ना, छोटा सा रेड डॉट, दैट इज रोमन अम्पायर। तो ये पूरा रोमन अम्पायर है, राइट, ये सब रोम था पूरा। और ये रोमन अम्पायर में जो बिग डॉट किया गया है वो क्या बनता था, वाइन। वहां पे वाइन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। पर अगर आप रोमन अम्पायर में देखोगे तो वाइन से अलावा कुछ और प्रोड्यूस होता ही नहीं था, ज्यादातर वाइन ही प्रोड्यूस होता था। उसके अलावा अगर आप देखोगे पर्सिया के बाजू तो वहां पे सोना बहुत था, गोल्ड, राइट। इंडिया में तो सोना इतना था नहीं, बट इंडिया में और काफी चीजें थी जो वर्ल्ड में डिमांडेड थी, राइट। उस जमाने में अगर आप देखोगे तो इंडियो स्किटियन किंगडम, जो इंडिया बोला जाता है आज, वो पहले क्या जाना जाता था, इंडो स्किटियन। तो इंडो स्किटियन अगर आप देखोगे ये एम्पायर, राइट, तो बहुत बड़ा एम्पायर था ये, जो बहुत ऊपर तक फैला हुआ था, राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ चाइना टू द साउथ ऑफ कन्याकुमारी। नाउ दिस इंडो स्किटियन एम्पायर में अगर आप देखोगे तो क्या चीज बनती थी। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा क्लॉथ बनता था, राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉथ सबसे ज्यादा बन रहा है। मेटल्स बहुत ज्यादा थे इंडिया में, राइट, यू कैन सी द ग्रे मार्क्स, मेटल्स थे। आइवरी, आइवरी अगर आप देखोगे तो इंडिया में नहीं था। आइवरी सिर्फ आपको अफ्रीका में दिख रहा था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हाथी को मारते थे। पर इंडिया में उसके अलावा स्पाइसेस बहुत थे, राइट, जो साउथ इंडिया में आज भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। एम्पर ऑफ स्पाइसेस, राइट। और ये स्पाइसेस और ये सब की वजह से इंडिया जग मशहूर था। इंडिया में जिस हिसाब से कापड़ यानी कि क्लॉथ ज्यादा था रोमन एम्पायर में, उसके भारों बार इंडिया में चांदी आती थी जहाज भर के, और उतने ही भारों बार सोने आते थे। अगर आज भी आप जाओ साउथ इंडिया में पद्मनाभ टेम्पल में, तो वहां पे 7 कॉफर्स है। वो 7 कॉफर्स में बहुत सारा सोना है, बहुत सारा। और आज भी वहां पे रोमन काल के सिक्के पाए जाते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि इंडिया में रोमन काल के सिक्के कहाँ से आए, क्योंकि हमने कुछ रोमन को एक्सपोर्ट किया होगा तो ही आए होंगे, और ये हम करते थे। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि इंडिया वॉज अ सी फारिंग नेशन और ट्रेड फारिंग नेशन। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखो तो उनके 3 बाजू समंदर है, राइट। और उस जमाने में जहाज यानी कि समंदर की रास्ते से ही ट्रेड बहुत होता था, और इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। दूसरा जो ट्रेड था वो इनलैंड रूट था, राइट, जो आप देख सकते हो। इस यहाँ से इनलैंड रूट से भी काफी कुछ ट्रेड होता था पूरे वर्ल्ड ओवर। इंडिया में ये सब के अलावा एक प्रेशियस स्टोन्स भी थे जो बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते थे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशियस स्टोन वाला पार्ट भी। तो कहने का मतलब आपको ये मैप से ये समझ में आता है कि इंडिया वॉज अ वेरी रिच नेशन। उसको ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था, इट वॉज अ रियली रिच नेशन। इंडिया जो ट्रेड करता था उसका ये रूट दिखाया गया है, और उसको हम सिल्क रूट बोलते थे या सिल्क रोड बोलते थे। काफी सारा ट्रेड अगर आप देखोगे तो लैंड के रास्ते से होता था। ये नॉर्दर्न इंडिया अगर आप देख सकते हो तो वो पूरा रोड जो जाता था, ये रोड कलकत्ता से चालू होके जाता था सीधा कायरो, कार्दोवा। और वहां से एक लिंक जुड़ती थी जो जाता था इस्तांबुल, और इस्तांबुल से वो होके जाता था रोम। अगर आप उसके ईस्टर्न साइड पे देखो तो ये पूरा रोड अगर आप देखोगे तो मनीला, राइट, नीचे जावा, सुमात्रा, बाली, रंगून जो आज बर्मा है, और इवन जापान तक यानी कि नागासाकी तक जाता था।
यानी इंडिया से जो ट्रेड होता था वो बहुत दूर दूर तक जाता था, वो ट्रेडिंग भी। अगर सदर्न इंडिया में अगर आप देखो तो अरेबियन सी होके वो मस्कत सुर, राइट, और ये मक्का मदीना तक जाता था, और इवन ऑल द वे टू अफ्रीका, राइट। यहाँ से जो रूट जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अफ्रीका तक जाता था। मैं आपको ये बता दूं कि अभी पता है आपको सूरत में मक्काई पुल है। मक्काई पुल का नाम मक्काई पुल क्यों पता है? वो मक्का जाने का रास्ता था। वो पुल जो बना था उससे पहले वहां पे इतना सा पानी होता था तापी में कि बड़े बड़े जहाज अंदर तक आ सकते थे, और अंदर से ही सब, यानी कि सूरत सिटी के अंदर से ही लोग बोर्डिंग करते थे, और वहीं से होके सीधा रास्ता निकलता था मक्का। आपको पता होगा कि अगर इंडिया का अगर आप मैप देखो तो यहाँ पे सूरत आता है, और यहाँ सीधा सीधा अगर आप जाओ तो सीधा मक्का पहुंचते हैं। दिस वॉज इंडिया। तो इंडिया में ट्रेड की कमी नहीं थी। इवन आर्कियोलॉजी ने भी ये साबित किया है कि इंडिया बहुत ही रिच था ट्रेड में उस जमाने में। पर कुछ ऐसी घटना हुई 1204 में, ईस्वीसन यानी 1204 में, जो दुनिया का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया। हुआ यूं कि मुस्लिम टर्क्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, राइट। अभी आप देखोगे सिल्क रूट को अगर आप याद करोगे तो मैंने जैसे बताया आपको कि इंडिया से होके ये सिल्क रूट जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल से होके आ जाता था रोम। पर क्योंकि मुस्लिम टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर दिया, ये जो पूरा ट्रेड रूट था ना यूरोपियन से लेके इंडिया तक आने का, वो ब्लॉक हो गया। यानी जितना इजीली वो आ पाते थे वो आ नहीं पा रहे थे अभी। अफ्रीका में बहुत आदिवासी ट्राइबल रीजन था, इसीलिए कोई जाने की कोशिश नहीं करता था, लोग डरते थे। और अगर आप ऊपर की बात उसे देखो तो अगर आप वहां पे 9 से 10 महीने ठंडी पड़ती है, और इतनी ठंडी पड़ती है जहां पे टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, तो ये रूट भी लगभग बंद था। तो इंडिया कैसे आया जाए ये किसी को पता नहीं था। और 1204 के बाद ही मैं बता दूं, राइट, यूरोपियन पावर्स को एक्चुअली मरी मसाले बहुत चाहिए थे। अभी अगर आप देखोगे ज्यादा यूरोपियन लोग तो वो लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, और नॉनवेज को पचाने के लिए, हजम करने के लिए, यू नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस जो सिर्फ इंडिया में बनते थे। सो दे हैड अ नीड ऑफ इंडिया। इवन यूरोपियन पावर्स के पास अगर आप देखो तो क्लॉथ नहीं था, कापड़ नहीं था, कपड़ा। और कपड़ा नहीं होने की वजह से भी उनको इंडिया की जरूरत पड़ी, राइट। सो हाउ दे विल कम टू इंडिया एंड हाउ दे विल स्टार्ट अ बिजनेस? तो इसी वजह से उन्होंने एक सी रूट निकाला। उस जमाने में स्पेन की क्वीन, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन, जर्मन, फ्रांस, इस सब ने एक सी निकाला जो अफ्रीका के नीचे से होके जाता था, केप ऑफ गुड होप, और पूरा घूमने के बाद वो इंडिया आता था। नाउ दिस वाज अ वेरी लॉन्ग रूट। ये वही समय है जब वास्को ड गामा पहली बार कैलिकट आए थे, ये रूट को ढूंढ के, फर्स्ट टाइम वास्को ड गामा फाउंडेड इंडिया, राइट। बट इसमें ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती की। अगर आपको इतिहास याद होगा तो क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज, सांता मरिया, पिंटा एंड नीना, ये 3 नाम के जहाज थे, वो जहाज को लेके इंडिया की खोज में निकला, और वो पहुंच गया कहाँ पे? अमेरिका। और उसने अमेरिका की खोज की, राइट। ये वही समय था 1492, राइट। 200 साल के अंदर यही सब खोज हुई। दिस वॉज अ सिल्क रोड। अगर आप जो रेड लाइन में देख रहे हो वो मेन सिल्क रोड था, राइट। और उससे भी आप थोड़ी ऑरेंजेस लाइन में जो देख रहे हो वो कनेक्टिंग रूट था जो जाता था टर्की और इटली तक। और एक यूरेशियन स्टेपिस रूट भी था जो जाता था रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड एंड जर्मनी तक। इंडिया में बहुत सारी शिप्स आती थी, और बॉम्बे हार्बर की ये जो फोटोग्राफी दी गई है वो एक्चुअली फोटोग्राफी नहीं, पेंटिंग है पुरानी, राइट। 1731 की पेंटिंग है, राइट। और उस जमाने में बॉम्बे का जो हार्बर जो था वो मिड 18th सेंचुरी में बहुत ही फ्लरिश हार्बर था। यहाँ पे बहुत सारे जहाज आते थे और बहुत सारा ट्रेड होता था। ये है सूरत का फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर टापी इन द ईयर 1760, 1760। ये आप देख रहे हो यहाँ पे,
वो सूरत का फोर्ट है, राइट, जो तापी के किनारे कैसा दिखता था। ये भी एक कल्पना चित्र ही है एक आर्टिस्ट का। ये सबसे हमको ये पता चलता है कि इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। इंडिया सही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, यानी सभी ट्रेड ऐसा बोल सकते हैं हम इंडिया से होके जाता था। बट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, पोर्चुगीज गवर्नमेंट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से इट हैज एडवर्सली अफेक्टेड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। उनकी पॉलिसी की वजह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर बदल गया, कंपोजिशन बदल गया, उसका वॉल्यूम भी बदल गया, और इसकी वजह से इंडिया जो ट्रेड कर पाता था वो भी कम कर पाता है। जब ये वास्को ड गामा पहली बार इंडिया में आया था, राइट, ये उस जमाने की तस्वीर है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड ऊपर टॉप पे दिख रही है, राइट। मैं तो जूम करके दिखा रहा हूँ। वास्को ड गामा ने किंग जामोरिन, उस जमाने में किंग थे जामोरिन किंग कैलिकट में, 1498 में उन्होंने ट्रेड के लिए परवानगी मांगी, और उस टाइम पे उन्होंने एक पन्ना, बहुत बड़ा सा रत्न होता है ग्रीन कलर का पन्ना, राइट, एमरल्ड, उन्होंने गिफ्ट में दिया, जिससे किंग जामोरिन खुश हुए और वास्को ड गामा को ट्रेडिंग करने की परमिशन दी। पर वास्को ड गामा ने किया क्या? फॉट विद इंडियन आर्मी, और उन्होंने युद्ध लड़ा और काफी कुछ कैलिकट में कैप्चर करना चालू किया। कैसे आए थे वास्को ड गामा? ये वॉयजेस है 3 महान साहस सिक्के, जो आप शायद इतिहास में पढ़ चुके हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वॉयजेस ऑफ हेनरी द नेविगेटर, वॉयजेस ऑफ बार्थोलोमो डियास और वॉयजेस ऑफ वास्को ड गामा, तीनों दिए गए हैं। तीनों थे स्पेन से स्पॉन्सर हुए थे, यानी स्पेन की रानी ने स्पॉन्सर किया था। जब पहली बार इंडियन नेविगेटर आया, वो सिर्फ वेस्ट अफ्रीका तक पहुंचा, और क्योंकि वहां की क्लाइमेट बहुत ही खराब थी और वहां पे पायरेट्स जो जहाज को लुटते थे, जिसकी वजह से उसकी वहां पे ही देहांत हो गया, मौत हो गई। उसके बाद आए बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ने बहुत मेहनत की, वो पूरे वेस्ट अफ्रीका से होके साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका पे आए, पर उनको पता नहीं था इंडिया कहाँ पे है, राइट। वो यहाँ पे आए केप ऑफ गुड होप में, क्योंकि उनको उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, पर केप ऑफ गुड में होप में आने के बाद उनकी तबीयत सुधरने लगी। उसको लगा कि यहाँ की हवा, आबो हवा बहुत मस्त है, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एक टाउन बसाया जिसका नाम है, आज भी वो टाउन फेमस है, जो आप क्रिकेट में देखते हो, वहाँ पे स्टेडियम है, केप टाउन, राइट, आपको पता होगा केप टाउन। तो बार्थोलोमो डियाज ने ही केप टाउन की रचना की थी, पर उनकी मौत वहां पे हो गई। उनको पता था कि अगर मैं मोम्बासा या मोजाम्बिक होकर अगर ऊपर जाऊंगा नॉर्दर्न साइड पे तो मुझे इंडिया मिलेगा, पर उसने सिर्फ संदेशा दिया स्पेन की रानी को और वहीं पे गुजर गए। पर 10 ही साल में स्पेन की रानी ने एक तीसरे बंदे को स्पॉन्सर किया जिसका नाम था वास्को ड गामा, जो लिस्बन से होके कैनरी आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड को लेके वेस्ट अफ्रीका में वो रुका ही नहीं, क्योंकि उसको पता था वहां पे पायरेट्स बहुत थे। वो पूरा घूम के अटलांटिक ओशन को घूम के वो पहुंचा केप ऑफ गुड होप। वहां पे उसको बार्थोलोमो डियाज की स्टोरी पता चली, और उससे वहीं पे उसको होप मिला, और वो गया पूरा मोजाम्बिक, मोम्बासा, और मोम्बासा से ही होके वो डायरेक्ट गया कैलिकट। मोम्बासा में ही में उसको एक व्यापारी मिला था वास्को ड गामा को, और व्यापारी ने ही कैलिकट का रास्ता दिखाया। और जैसे मैंने बताया आपको, कैलिकट में आके उसने पहला नजराना किंग जामोरिन को दिया, प्रस्तुत किया। सो दिस वाज द स्टोरी, राइट, हाउ वास्को ड गामा फाउंडेड इंडिया। पर मैं बता दूं, अगर वो नहीं आता तो इंडिया में ब्रिटिश भी नहीं आते, और इंडिया इतने सालों तक गुलाम भी नहीं होता। इंडिया आज भी शायद सोने की चिड़िया होता, पर विधि का लेख अलग था। वास्को ड गामा जब इंडिया में आया 1497 में, उसकी तस्वीर तस्वीर यानी उसका आर्टिस्ट इंप्रेशन है ये, कि उस जमाने में कितने लोगों को लेके आया था, कितने जहाज भर के लेके आया था लोगों को, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पोर्चुगीज। आपको पता होगा, लोग पता है दमन जाते हैं पीने के लिए, और दमन में क्यों अलाउड है पीना? यू नो दैट? बिकॉज वहां पे आज भी डच पॉपुलेशन यानी पोर्चुगीज पॉपुलेशन रहती है,
मैं एक बात बता दूं, इंडिया तो आजाद हो गया था 1947 में, पर दीव, दमन और गोवा वो आजाद पोर्चुगीज के हाथ में थे 1990 तक, और उसको आजादी 1990 में मिली। राइट, ये समझने की बात है। हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड अगर आप देखने जाओ उस जमाने में, तो ज्यादातर इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था वो रेस्ट्रिक्टेड था। राइट, was allowed with only few other countries than Europe, जैसे कहते हैं चाइना, सीलोन और पर्सिया। ये तीन कंट्री के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड था इंडिया का पूरा ट्रेड, एंड उसके अलावा और कोई जगह पे ट्रेड नहीं किया जाता था। ज्यादातर चाइना था, पर्शिया था, राइट, और सीलोन। तो उसके अलावा भी हम करते थे जावा, सोमालिया, अरेबिया, इजिप्ट, और कुछ ट्रेड हम यूरोप के साथ भी करते थे, यूके के छोड़ के। तो बस यही ट्रेडिंग नेशंस थे इंडिया में। यहाँ पे कंसेप्ट आता है सुएज कैनाल का, कि इंडिया का ट्रेड बड़ा, उसका रीजन भी था सुएज कैनाल। सुएज कैनाल थी क्या, आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा कि एक सुएज कैनाल में एक जहाज फंस गया था अभी रिसेंटली, राइट, और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई थी। जस्ट अ मिनट। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, और ये दिक्कतें क्या थी कि काफी ट्रेडिंग अटक गया था। ना ये था क्या, तो सुएज कैनाल इजिप्ट में बनवाई गई थी, राइट। उसका रीजन ये था, इजिप्ट के राजा ने बनवाया था, राइट। नाइल रिवर और रेड सी के रिवर को कनेक्ट करने के बाद ऊपर की जो मेडिटेरियन सी है उसके साथ कनेक्शन देके 1869 में उसकी ओपनिंग हुई। तब हम गुलाम थे ब्रिटिश के हाथ के अंदर, राइट। हमको तो आज़ादी बहुत टाइम के बाद मिली। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 1857 में जब पहली बगावत हुई इंडिया में, उसके कुछ 12 साल के बाद। बट इससे क्या हुआ, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट इजियर। क्यों, तो जूम करके समझाता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि अगर यूरोप से, यानी कि ब्रिटेन से इंडिया में आना होता था, दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द 12,300 माइल्स, या फिर ऐसा बोल दूं कि तकरीबन तकरीबन 20,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके उनको आना पड़ता था, राइट, ऑल द वे टू मुंबई। बट नाउ ये सुएज कैनाल से ब्लॉक हो गया था ये रास्ता, बट क्योंकि ये सुएज कैनाल खोलने से पूरा रास्ता इजी हो गया। नाउ लंदन से अगर आपको मुंबई आना हो तो अभी आपको सिर्फ 11,600 किलोमीटर लगेंगे, यानी तकरीबन तकरीबन आधा रास्ता हो गया था। यानी अभी इजीली आ सकते थे। तो पहले एक जमाने में क्या होता था, लोगों को 3-3 महीने रखते थे जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अभी वही जहाज 1.5 महीने में आ जाता था। और इसके सबसे बड़ा रीजन था सुएज कैनाल, जो देखो यहाँ पे डॉट दिया है वहां पे था, राइट। ऊपर के बाजू अगर आप देखोगे तो वो रेड सी, सॉरी, मेडिटेरियन सी थी। मेडिटेरियन सी क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज उसके आजू बाजू क्या है, टेरन है, टेरन यानी जमीन है, और बीच में सी है, और नीचे के जो एरिया जो है वो रेड सी है, और उससे होके सीधा मुंबई पहुंच सकते थे। और यही वजह से ब्रिटिश की पकड़ इंडिया पे बहुत मजबूत हो गई 1869 के बाद। यानी पहली बगावत हुई, उसके 12 साल के बाद उनका फायदा होना चालू हो गया। आप देख सकते हो पुरानी एक फोटो सुएज कैनाल की, राइट, जहां पे जहाज जा आ सकते थे। फॉरेन ट्रेड में लास्ट एक और पार्ट, ब्रिटेन ने जो मेंटेन किया था पूरा एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड का, राइट, उसने मोनोपोली रखी थी ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया को क्या बना दिया गया था, दे बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी जो रॉ सिल्क था, रॉ कॉटन था, रॉ वुल था, राइट, वो इंडिया से बाहर जाता था। ये सब इंडिया से बाहर जाता था, और वो भी मुफ्त में। इवन शुगर, इंडिगो, शुगर के नाम पे शुगर केन, इंडिगो के नाम पे डाई, ये फ्लावर्स के जो पत्ते थे वो, ये पत्ते क्या होते हैं, इससे डाई बनती है, राइट, ये सब बाहर जाता था।
और इंडिया क्या करता था, बाहर यानी ब्रिटेन जाता था, वहाँ की फैक्ट्रियों में बनता था ये नए नए क्लोथ्स, विदेशी क्लोथ्स बनते थे, और वही इंडिया इंपोर्ट करता था बाद में। हम क्या इंपोर्ट कर देते, डाई इंपोर्ट कर देते, ये कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो वहाँ की इंडस्ट्री बना देते। उसके अलावा हम कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, जैसे कि हल्की मशीनरीज भी जो थी, जो वहाँ की फैक्ट्रीज में बनती थी, वो इंडिया इंपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया में पास तो मशीनराइजेशन था ही नहीं, मशीनरी थी नहीं, और यही वजह थी कि इंडिया बैकवर्ड रहा इतने टाइम तक। दैट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. Yes, sir. फाइन। आगे जाना है थोड़ा, या यहाँ पे स्टॉप करना है?